चंद बातें। मोहतरम क़ारीन सलाम मसनून। नया नावल हार्ड क्राइम आपके हाथों में है। इस नावल में एक ऐसे समाजी जुर्म पर से पर्दा उठाया जा रहा है जो इंसानियत के नुक्ता नजर से कमीनगी की हद तक पस्त और संगीन है। ये ऐसा संगीन और हार्ड जुर्म है कि इसकी संगीनी का अंदाजा होते ही इंसान बेअख्तियार लरस उठता है। शीरख्वार बच्चों को अगवा करके उनकी आंखों के करीने निकाल कर उन्हें बैनुल अक़वामी तौर पर फरोख्त करने और इन बच्चों को हलाक करके खामोशी से दफन कर देने वाले मुजरिम समाजी तौर पर बुलंद मर्तबे के हामिल थे, लेकिन दर पर्दा वो इंसानियत सोच जुर्म में ना सिर्फ पूरी तरह मुलव्वस थे बल्कि इन्हें इसका एहसास तक ना था कि वो किस कदर जलील और संगीन जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर 4 स्टार्स का मिशन था, लेकिन इसमें इमरान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इमरान जैसे हसास इंसान के सामने जब इस जुर्म की तफसीलात आईं तो वो इन मुजरमों और उनके साथियों के लिए ऐसा जब बन गया जिसके अंदर ऐसे मुजरमों के लिए रहम की रमक तक मौजूद ना थी। मुझे यकीन है कि ये नावल भी हर लिहाज से आपके मेयार पर पूरा उतरेगा। अलबत्ता आपसे दरख्वास्त है कि अपनी आरा से बजरिया खतूत या ईमेल जरूर आगाह करें और नावल के मुताले से पहले अपने चंद खतूत, ईमेल और उनके जवाब भी मुलाजा कर लें, क्योंकि दिलचस्पी के लिहाज से ये भी किसी तरह कम नहीं है। गुजरावाला से ईमेल के जरिए अम्बसत हुसैन लिखते हैं, आपने ईमेल एड्रेस देकर बहुत अच्छा किया है। इस तरह नौजवानों का राब्ता आपसे ज्यादा और मुसलसल रहेगा। मैं आपके नावल बाकायदगी से पढ़ता चला आ रहा हूँ और मुझे खुशी है कि इस कदर तादाद में मुनफरद और दिलचस्प नावल लिखने के बावजूद आज भी आपके कलम में वही अनफरादियत और कशिश मौजूद है जो पढ़ने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती है और आपका नावल एक बार शुरू करने के बाद खत्म किए बगैर इंसान ही रह सकता। आपके खैरोशर पर मुबनी नावल खसूसन बेहद पसंद आते हैं। उम्मीद है आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मोहतरम अम्बसात हुसैन साहब, ईमेल भेजने और नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का खसूसी करम है कि 750 नावल लिखने के बावजूद आज भी आपको मेरे नावल पसंद आते हैं। खैरोशर पर मुबनी नावल, उम्मीद है आप आइंदा भी राब्ता रखेंगे। वहाँ भेजना जिला मियाँ वाली से खालिद रऊफ ने ईमेल अरसाल किया है। उन्होंने लिखा है कि आप अब टाइगर की किरदार को बहुत ज्यादा उजागर कर रहे हैं और टाइगर को जिस अंदाज में आगे लाया जा रहा है इससे तो यूं लगता है कि जैसे आप अनकरीब इमरान सीरीज की बजाय टाइगर सीरीज लिखना शुरू कर देंगे। वैसे टाइगर काम भी अच्छा कर रहा है, खास तौर पर उसकी सआदतमंदी हमें बेहद पसंद आती है और यकीनन उसकी तरक्की की वजह भी उसकी यही सआदतमंदी है। रोजी रास्कल का किरदार भी अच्छा है, लेकिन बराए करम उससे टाइगर से दूर रखें, वरना किसी भी वक्त टाइगर उसे हलाक भी कर सकता है। मोहतरम रऊफ, ईमेल भेजने का शुक्रिया। टाइगर वाकई जान तोड़ मेहनत कर रहा है, इसलिए उसकी सलाहियतें भी रोज बरोज निखरती जा रही हैं और फिर जिसे उस्ताद इमरान जैसा मिल जाए उसकी सलाहियतें तो बहरहाल निखरनी हैं। रोजी रास्कल टाइगर से भी ज्यादा समझदार है, इसलिए आप बेफिक्र हैं, वो खुद ही टाइगर से फासले पर रहती है। उम्मीद है आप आइंदा भी राब्ता रखेंगे। हरूनाबाद से मोहम्मद जफर ने बजीरिया ईमेल राब्ता करते हुए लिखा है कि मुझे आपके नावल बेहद पसंद है, खास तौर पर आप जिस खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी करते हैं तो हमें यूं महसूस होता है जैसे ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अलबत्ता मुझे आपसे एक शिकायत भी है कि बड़े तवील अरसे से कर्नल फरीदी पर कलम नहीं उठाया। मुझे यकीन है कि आप हमारी दरख्वास्त पर जल्द ही कर्नल फरीदी पर एक खास नंबर लिखेंगे। मोहतरम मोहम्मद जफर साहब, ईमेल अरसाल करने और नावल पसंद करने का शुक्रिया। हर लिखने वाले का एक मुनफरद अंदाज होता है और इस अंदाज की बना पर ही वो क़ारीन के हल्के में अपनी जगह बनाता है। मेरा जो भी अंदाज है इसे मैं अल्लाह ताला की रहमत और उसकी दी हुई तौफीक समझता हूँ। अलबत्ता मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं अपने क़ारीन के मेयार पर पूरा उतरूं। जहां तक कर्नल फरीदी पर खास नंबर लिखने की बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी ये फरमाइश पूरी कर सकूं। उम्मीद है आइंदा भी राब्ता रखेंगे। अब इजाजत दीजिए। वासलाम। मजहर करीम एम ए। दूर दूर तक फैले हुए खेतों के दरमियान बल खाती हुई पुख्ता सड़क पर इमरान की कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही। ये इलाका नूरपुर कहलाता था और दारुल हुकूमत से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर था। यह सड़क मेन रोड से निकलकर नूरपुर जाती थी और इमरान नूरपुर में रहने वाले एक रिटायर्ड साइंसदान अमजद अली से मिलने जा रहा था। डॉक्टर अमजद अली का ताल्लुक सरदावर की लेबॉर्टरी से रहा था, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से वो रिटायर्ड होकर अपने आबाई शहर नूरपुर में ही सेटल हो गए थे। इनकी औलाद दारुल हुकूमत में ही सेटल थी, लेकिन डॉक्टर अमजद अकेले ही नूरपुर में वाक़या अपने आबाई मकान में चंद मुलाजमों के साथ रहते थे। उनकी बेगम वफात पा चुकी थी।
इसलिए वहां सिर्फ मुलाजिम ही थे। डॉक्टर अमजद से इमरान की सरदावर तवस्सुत से कई बार मुलाकात हो चुकी थी। डॉक्टर अमजद खासे खुले दिल के आदमी थे और बूढ़े होने के बावजूद जिंदा दिल के मालिक थे, इसलिए इमरान से उनकी खूब बनती थी। आज सुबह डॉक्टर अमजद की कॉल आई और उन्होंने इमरान से कहा कि वो इंतहाई अहम मसले पर इससे बात करना चाहते हैं, इसलिए या तो वो खुद इसके फ्लैट पर आ जाते हैं या इमरान उनके पास आ जाए। और इमरान के पास चूंकि इन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए इसने खुद नूरपुर आने की हामी भर ली और फिर नाश्ते के बाद उसने कार निकाली और नूरपुर के लिए चल पड़ा। अब नूरपुर तकरीबन 6 मील के फासले पर रह गया था। गो इमरान ने फोन पर डॉक्टर अमजद से इस अहम मसले के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर अमजद ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि वो फोन पर इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। इसलिए इमरान कार चलाने और इर्द गिर्द जार की खुशगवार असरात महसूस करता हुआ यही सोच रहा था कि आखिर डॉक्टर अमजद उससे किस अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब जब तक डॉक्टर अमजद से मुलाकात ना हो जाए, इस वक्त तक इसे कोई जवाब ना मिल सकता था। थोड़ी देर बाद कार नूरपुर शहर में दाखिल हो गई। इमरान चूंकि एक बार पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे डॉक्टर अमजद की रहायशगाह का इल्म था। चंद लम्हों के बाद उस कार उनकी रहायशगाह के खुले फाटक से अंदर दाखिल हुई और फिर इमरान ने कार एक साइड पर रोक दी। यहाँ एक पुराने मॉडल की कार मौजूद थी। फिर जैसे ही इमरान कार से उतरा, एक तरफ से एक आदमी तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान जानता था कि ये डॉक्टर अमजद का खास मुलाजिम अब्दुल रशीद है और चूंकि वो एक बार पहले भी यहाँ आ चुका है, इसलिए अब्दुल रशीद उसे पहचानता था। आइए साहब, डॉक्टर साहब आपके शिद्दत से मुंतजर हैं। रस्मी सलाम दुआ के बाद अब्दुल रशीद ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो शिद्दत से मेरे मुंतजर है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आपके इंतजार में सिटिंग रूम में मुसलसल टहल रहे हैं। अब्दुल रशीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो इमरान हंस पड़ा। वाकई तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, इमरान ने कहा और फिर वो सिटिंग रूम में दाखिल हुआ तो वाकई उमर रसीदा डॉक्टर अमजद वहां टहल रहे थे। मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा था। रस्मी सलाम दुआ के बाद डॉक्टर अमजद ने कहा, मुझे अब्दुल रशीद ने बता दिया है और वो पैमाना भी बता दिया है जिससे शिद्दत नापी जाती है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो अमजद चौंक पड़े। क्या मतलब, कैसा पैमाना? डॉक्टर अमजद ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने अब्दुल रशीद का जवाब दोहरा दिया और डॉक्टर अमजद भी अख्तियार हंस दिए। हाँ, उसकी बात दुरुस्त है, डॉक्टर अमजद ने जवाब दिया और इसी लम्हे अब्दुल रशीद सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी जिस पर मशरूब के 2 गिलास रखे हुए थे। उसने मोतबाना अंदाज में एक गिलास इमरान के सामने और दूसरा डॉक्टर अमजद के सामने रखा और खाली ट्रे उठाए वो वापस चला गया। लो पियो, डॉक्टर अमजद ने अपने सामने मौजूद गिलास उठाते हुए कहा। इसका मतलब है कि मामले की अहमियत में इतनी गुंजाइश है कि मशरूब पिया जा सकता है, इमरान ने कहा तो डॉक्टर अमजद एक बार फिर हंस पड़े। हाँ, अब तुम्हारे आ जाने के बाद मुझे खासा इत्मीनान हो गया है, क्योंकि सरदावर ने मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया हुआ है, इससे मुझे यकीन है कि जब मामला तुम्हारे नोटिस में आ जाएंगे तो फिर यकीनन वो हल भी हो जाएंगे। डॉक्टर अमजद ने कहा, आपका भी और सरदावर का भी शुक्रिया, वरना मैं तो हकीर फकीर पुर तकसीर किस्म का आदमी हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो डॉक्टर अमजद बेअख्तियार हंस पड़े। इमरान बेटे, मैंने तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी है कि मैं यहाँ नूरपुर में मेरे नोटिस में एक ऐसा वाकया आया है जिसने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया है। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि नौजायदा और शीर खुवार बच्चों को अगवा करके उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और फिर इन बच्चों को हलाक करके जमीन में दबा दिया जाता है और ये काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। डॉक्टर अमजद ने कहा तो इमरान भी अख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए थे। क्या क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे मुमकिन है और इसका फायदा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, इमरान बेटे, जब मुझे इसका इल्म हुआ तो मुझे भी इस बात पर यकीन न आया था, लेकिन जब मुझे इसकी वजह मालूम हुई तो यकीन जानो मेरा इंसानियत पर से ईमान ही उठ गया। क्या इंसान इस कदर जालिम और लालची हो सकता है? डॉक्टर अमजद ने कहा, आप मुझे तफसील बताएं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसे वाकई डॉक्टर अमजद की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इमरान बेटे, मैं सुबह की सैर करने के लिए अक्सर खेतों में निकल जाता हूँ। 2 रोज पहले मैं तुम्हें से गुजर रहा था कि एक जगह मैंने चंद कुत्तों को इकट्ठे दिखा। वो एक दूसरे पर झपट रहे थे और गिरा रहे थे और उनके मुंह में इंसानी हड्डियां थी।
मैंने करीब जाकर देखा तो मैं लरस उठा, क्योंकि खेतों के दरमियान एक जगह कुत्तों ने पंजे मारकर जमीन खोद डाली थी और वहां 10-12 बच्चों की लाशें मौजूद थी, जिन्हें कुत्ते भंबोड़ रहे थे। मैंने लाठी की मदद से कुत्तों को भगाया और फिर अपने मोबाइल फोन पर, जो मैं इमरजेंसी के लिए साथ रखता हूँ, अब्दुल रशीद को यहाँ रहायशगाह पर फोन करके वहां पहुंचने का कहा। और फिर जब अब्दुल रशीद वहां पहुंचा तो मैंने इसे दिखाया तो वो बेहद परेशान हुआ। मैंने इसके जरिए थाने में इतला कराई और कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने लाशें अपने कब्जे में ले ली और मैं वापस आ गया। अगर एक बच्चे की लाश होती तो मैं समझता कि शायद किसी औरत ने गुनाह करके इसका समर यहाँ दबाया हुआ होगा, लेकिन ये कम से कम 10-12 बच्चों की लाशें थी और इनमें से जो लाशें सही थी, इन सब की आंखें बकायदा निकाली गई थी। पहले तो मैं समझा था कि शायद कुत्तों ने ये काम किया होगा, लेकिन आज अब्दुल रशीद ने मुझे बताया कि पुलिस ने एक आदमी जिसका नाम सजावल है को गिरफ्तार किया है। इस सजावल के घर के सहन से भी 10 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं और इस सजावल ने पुलिस को बताया है कि इसका दारुल हुकूमत के एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक है जो अस्पतालों और घरों से नौजायदा और शीरख्वार बच्चों को अगवा करता है और फिर यहाँ लाकर उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और उन्हें हरा करके जमीन में दबा दिया जाता है और इन बच्चों की आंखें मखसूस डब्बों में, जिनमें कोई महडोल होता है, रख कर दारुल हुकूमत ले जाई जाती हैं। फिर इससे पहले कि सजावत से मजीद तफसील मालूम होती, 4 मुस्तले अफराद थाने में दाखिल हुए और उन्होंने थाने में मौजूद 4 पुलिस वालों और इस सजावल को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और फिर फरार होने में कामयाब हो गए। ये बात भी एक जख्मी सिपाही ने बताया। बाद में वो भी हलाक हो गया। मुझे जब पता चला तो मेरी रूह ही घायल हो गई। मुझे यकीन है कि इतने बड़े पैमाने पर इस कदर घिनौना जुर्म करने वाले अफराद आप पुलिस के बस का रोग नहीं है। मैंने सरदावर से बात की तो उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हें इसे इतला दे दी जाए तो तुम इन सफाक और खतरनाक मुजरमों को पताल से भी निकाल लाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। डॉक्टर अमजद ने तफसील बताते हुए कहा, ओ वेरी बैड। एक बार पहले भी ऐसे मुजरमों से मेरा वास्ता पड़ा था जो नौजवानों को अगवा करके उनकी आंखों के करीने निकाल कर उन्हें गैर ममालिक में फरोख्त करते थे, लेकिन वो तो इंतहाई महदूद पैमाने पर ये काम होता था। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है और वो भी नौजायदा और शीरख्वार बच्चों का। ये तो वाकई ऐसा जुर्म है जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इमरान ने कहा, इमरान बेटे, ये रूह को घायल कर देने वाला जुर्म है। ये भयानकपन की इंतहा है। ये दरिंदगी से भी बढ़कर बात है। तुम इस सिलसिले में जरूर काम करो। यहाँ नूरपुर में अगर एक घर में ऐसा काम हो रहा है तो न जाने पूरे मुल्क में कहां कहां ये काम हो रहा होगा। न जाने कितने खानदानों को इन जालिमों ने तबाह किया होगा। डॉक्टर अमजद ने कहा, आप बेफिक्र रहें डॉक्टर साहब, मैं इन मुजरमों को वाकई पाताल से भी निकाल आऊंगा। आप अब्दुल रशीद को बुलाएं ताकि मैं इससे तफसील मालूम कर सकूं। इमरान ने कहा तो डॉक्टर अमजद ने मेज पर रखे हुए अंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से एक मौत बना आवाज सुनाई दी, अब्दुल रशीद जहां सिटिंग रूम में आ जाओ, डॉक्टर अमजद ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद अब्दुल रशीद सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। यहाँ बैठो अब्दुल रशीद और मुझे बताओ कि ये सजावल कौन था, कब से यहाँ रहता था और क्या काम करता था और पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा। इमरान ने अब्दुल रशीद से मुखातब होकर कहा, जनाब, सजावल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो दारुल हुकूमत का रहने वाला है और गुज़श्ता 2 सालों से यहाँ इसकी रहायश है। नूरपुर के शमाल में खेतों के करीब एक मकान उसने बाकायदा खरीद रखा था। उसके पास कार थी और वो कार में दारुल हुकूमत आता जाता था। एक मुलाजिम उसके साथ रहता था और बाजार वो कोई काम नहीं करता था। उसका कहना था कि वो दारुल हुकूमत में कोई बिजनेस करता है और उसने यहाँ मकान आबो हवा की वजह से खरीदा है, क्योंकि दारुल हुकूमत का माहौल आलूदा हो चुका है। पुलिस को की मुखबरी उसके मुलाजिम ने की और पुलिस के सिपाहियों ने सजावल के साथ उसके मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर मुलाजिम के बारे में बताया गया कि उसे पुलिस ने गायब कर दिया है, अलबत्ता सजावल मौजूद था। फिर अचानक अजनबी अफराद ने थाने पर हमला कर दिया और सजावल भी मारा गया और पुलिस वाले भी। जो कुछ बताया गया है ये भी एक पुलिस वाले ने जख्मी हालत में बताया है और वो भी हलाक हो गया। अलबत्ता बाद में दारुल हुकूमत से जो पुलिस आई उसने मजीद तफ्तीश की, लेकिन मजीद कुछ मालूम ना हो सका।
अब्दुल रशीद ने तफसील बताते हुए कहा, सजावल का सामान के मकान में मौजूद होगा। इमरान ने कहा, ओ हाँ जनाब मौजूद है। अब्दुल रशीद ने कहा, क्या सजावल का मकान खुला हुआ है या लॉक्ड है? इमरान ने कहा, पुलिस ने उसे सील किया हुआ है। अब्दुल रशीद ने कहा, क्या उसके अंदर जाने का कोई जरिया है? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, उसकी चार दीवारी बहुत ऊंची है, हालांकि नहीं जा सकती। अब्दुल रशीद ने कहा, ठीक है, पुलिस से बात करना पड़ेगी, आओ मेरे साथ, मुझे थानो। इमरान ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? डॉक्टर अमजद ने कहा, ओ नहीं, बल्कि आप मेरा मशवरा माने कि जब तक ये मामला पूरी तरह खत्म ना हो जाए आप दारुल हुकूमत में रहें, क्योंकि ये सिलसिला आपकी वजह से शुरू हुआ है और जैसे ही उन्हें आपके बारे में मालूम होगा ये सफाक मुजरम आपको भी इंतकामी तौर पर हलाक कर देंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं आज ही दारुल हुकूमत चला जाऊंगा। डॉक्टर अमजद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर इमरान उनसे इजाजत लेकर और अब्दुल रशीद को साथ लेकर अपनी कार में बैठा और हवेली से निकलकर बाहर आ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी इमारत के सामने पहुंचे जिसके बाहर थाने का बोर्ड मौजूद था। बस ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। इमरान ने अब्दुल रशीद से मुखातब होकर कहा तो वो सलाम करके वापस चला गया और इमरान थाने में दाखिल हो गया। जी साहब, एक सिपाही ने आगे बढ़कर उससे पूछा, मेरा तल्लक स्पेशल पुलिस से है, यहाँ मुझे कुछ काम था, तुम बताओ SHO कौन है? इमरान ने कहा, ओ जनाब, SHO सुल्तान खान है, आइए मेरे साथ। सिपाही ने कहा, वो शायद बाहर इमरान की कार देख चुका था और इमरान की शख्सियत और लिबास के साथ साथ स्पेशल पुलिस का हवाला उसके लिए काफी था। सिपाही इमरान को साथ लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ तो जहां कुर्सियों पर 4-5 देहाती लोग मौजूद थे, एक मेज भी वहां मौजूद थी जिसके पीछे कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उसका चेहरा खासा सख्त और करखत दिखाई दे रहा था। ये दारुल हुकूमत से आए हैं जनाब, स्पेशल पुलिस से है। सिपाही ने अंदर दाखिल होकर SHO से कहा तो SHO बेअख्तियार उठ खड़ा हुआ। ओ आइए जनाब, आइए, मेरा नाम सुल्तान खान है और मैं जहां SHO हूँ। सुल्तान खान ने कहा, मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो देहाती भी SHO के उठते ही उठ खड़े हुए थे। उन्होंने SHO को सलाम किया और कमरे से बाहर चले गए। सुल्तान खान साहब, स्पेशल पुलिस को इत्तला मिली है कि यहाँ इंतहाई घिनौनी वारदात हुई है, बच्चों की हलाकत की, फिर थाने पर हमला हुआ और पुलिस एहलकारों के साथ साथ मुजरम भी हलाक हो गया। मुझे स्पेशल पुलिस के IG साहब ने फौरी सारी तफसील मालूम करने के लिए भेजा है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी साहब। सुल्तान खान ने कहा और फिर इसने वो सारी तफसील बता दी जो इससे पहले इमरान अब्दुल रशीद से सुन चुका था। इन मुजरमों के बारे में बात मिली है जिन्होंने सजावल और पुलिस वालों को हलाक किया था। इमरान ने पूछा, नहीं जनाब, बावजूद कोशिश के इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि हमला आवर एक कार में आए और फिर इसी कार में वापस दारुल हुकूमत चले गए। सुल्तान खान ने जवाब देते हुए कहा, सजावल के बारे में उसके मुलाजिम ने मुखबरी की थी, वो मुलाजिम कहाँ है? इमरान ने पूछा, नहीं जनाब, सजावल को जहाँ इस वक्त के SHO लतीफ अली ने अपने तौर पर पकड़ा था, फिर लतीफ अली शहीद हो गया, इसलिए ये मामला भी वहीं रुक गया। सुल्तान खान ने मौत बना लहजे में कहा, इसका मतलब है कि आपने इस सिलसिले में मजीद कोई पेशरफ्त नहीं की? इमरान ने तलख लहजे में कहा, जनाब, जो कुछ हमसे यहाँ देहात में हो सकता है वो कर रहे हैं, और क्या करें? सुल्तान खान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम एक सिपाही को मेरे साथ जो, मैं सजावल का मकान देखना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, मैं खुद आपके साथ चलता हूँ जनाब। सुल्तान खान ने उठते हुए कहा, नहीं, मैं वहां से सीधा वापस दारुल हुकूमत चला जाऊंगा, तुम सिपाही को भेज दो। इमरान ने तो सुल्तान खान दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और फिर इसने आवाज देकर एक सिपाही को बुलाया, अहमद अली साहब के साथ जाओ, मुहर्रर से चाबी ले लो और सजावल का मकान खोलकर इन्हें मुआयना कराओ। सुल्तान खान ने अहमद से मुखातब होकर कहा, यस सर, आइए जनाब, से मुसाफा करके इस कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद इमरान सिपाही को साथ लिए खेतों के किनारे पर एक अहाता नामा मकान के सामने पहुंच गया। इस मकान की दीवारें वाकई काफी ऊंची थी। सिपाही ने ताला खोला और फिर इमरान अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ एक शेड के नीचे एक दरमियाने मॉडल की बड़ी सी कार मौजूद थी। इमरान ने इस कार की तलाशी ली, लेकिन कार में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिससे इसे कोई क्लू मिलता। अलबत्ता ड्राइविंग सीट के कशन के दरमियान एक कागज अड़ा
हुआ था। इमरान ने वो कागज बाहर निकाला तो इस पर फोन नंबर और उसके साथ एक नाम रजब लिखा हुआ था। इमरान ने कागज को जेब में डाला और मकान के 2 कमरों की भी इसने पूरी तफसील से तलाशी, लेकिन वहां से भी इसे कोई चीज ना मिली। अलबत्ता इनमें से बड़े कमरे का फर्श खोदा गया था और इसमें गहरे गड्ढे पड़े नजर आ रहे थे। ये फर्श क्यों खोदा गया है? इमरान ने अहमद अली से मुखातब होकर पूछा। जनाब, इन्हीं गढ़ों से 9 बच्चों की लाशें दस्तयाब हुई हैं, अहमद अली ने कहा। कितनी लाशें मिली हैं? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। उसके दिल पर जैसे घुंसा सा लगा था। उसके जहन में ये सोचकर ही भूचाल आया हुआ था, इतनी तादाद में शिरख्वार जीते जागते बच्चों को हलाक किया जा रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक ना थी। 25 लाशें और उनके टुकड़े बरामद हुए हैं, अहमद अली ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये सारा का अकेला सजावल ही करता रहा था? इमरान ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं जनाब, मुझे तो यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मुझे भी ये बातें थाने में मौजूद दूसरे सिपाहियों से मालूम हुई हैं, अहमद अली ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने बेअख्तियार एक तवील सांस लिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत की तरफ उड़ी चली जा रही थी, लेकिन आते वक्त उसने कार में मौजूद डेक को ऑन कर रखा था, लेकिन अब वापस जाते हुए कार में गहरी खामोशी तारी थी। इमरान का चेहरा कदरे बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर खिलने वाली मखसूस मुस्कुराहट का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। उसकी नजरों के सामने मासूम शीरख्वार बच्चे किसी फिल्मी मनाजर की तरह बार बार आ रहे थे और उसके साथ साथ वो उनके वालिदैन और उनके अजीजों अकारब के बारे में सोच रहा था, जिनके जिगर इस तरह उनसे जबरन छीन लिए जाते थे। इमरान के होंठ बेंचे हुए थे और चेहरे पर पथरीली संजीदगी नुमाया थी। तो कमरे में सोफे पर नीम दराज एक गंजे सर और भैंसे जैसे जिस्म के मारक आदमी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसके हाथ में शराब की बोतल मौजूद थी। वो आदमी अपने चेहरे मेहरे से ही कोई गुंडा और बदमाश दिखाई दे रहा था। कमरे में एक लंबे कद लेकिन शरीरे जिस्म का आदमी दाखिल हुआ और उसने बड़े मौतबाना अंदाज में इस गंजे सर वाले आदमी को सलाम किया। क्या हुआ टोनी? इस गंजे सर वाले आदमी ने कराते हुए लहजे में पूछा। हुक्म की तमील कर दी गई है बादशाह, आने वाले ने सर झुकाते हुए इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। क्या हुआ? पूरी तफसील बताओ, बादशाह ने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा। मैं अपने साथियों समेत नूरपुर पहुंचा। हम बराह रास्त थाने में दाखिल हुए और फिर हमने वहां मौजूद हर शख्स को गोलियों से उड़ा दिया। इनमें सजावल भी शामिल था, पुलिस वाले भी, और जितने और लोग थे सब हलाक हो गए। इसके बाद हम वहां से निकल कर एक मकान में गए। वहां भी 4 पुलिस वाले सफेद कपड़ों में मौजूद थे और सजावल का मुलाजम भी वहां बेड़ियों में जकड़ा हुआ मौजूद था। हमने इस मुलाजम को और वहां मौजूद सब सिपाहियों को गोलियों से छलनी कर दिया और फिर हम वापस आ गए। हमारा किसी ने ताक़ब नहीं किया, टोनी ने इंतहाई मौतबाना लहजे में तफसील बताते हुए कहा। कोई सुराग तो नहीं छोड़ा तुमने अपना? बादशाह ने पूछा। नहीं जनाब, टोनी ने जवाब दिया। ठीक है, जाओ और अपना इनाम जैरक से ले लो, बादशाह ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो टोनी सलाम करके वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह कुछ देर तक बैठा शराब पीता रहा। फिर इसने बोतल मेज पर रखी और मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नगीना होटल। राब्ता कायम होते ही एक चीखती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी। बादशाह बोल रहा हूँ, बादशाह ने घबराते हुए लहजे में कहा। जज जी। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने, जो पहले चीख कर बोल रहा था, बादशाह की आवाज सुनते ही किसी भेड़ के बच्चे की तरह मन मनाते हुए जवाब दिया। विक्टर बोल रहा हूँ बास। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा इंतहाई मौतबाना था। नूरपुर थाने में सुल्तान खान को भिजवा दिया है या नहीं? बादशाह ने पूछा। यस बास, आपके हुक्म की फौरी तामील की गई है। एसएसपी साहब ने मेरे फोन पर ही सुल्तान खान के आर्डर कर दिए हैं और सुल्तान खान ने वहां का चार्ट भी संभाल लिया है, विक्टर ने इसी तरह मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुल्तान खान को बता दिया है कि उसने क्या करना है? बादशाह ने कहा। यस बास, वो वैसे भी हमारा ताबेदार है, विक्टर ने कहा। ठीक है, बादशाह ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर क्रैडल पर रखकर उसने एक बार फिर शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगाई, लेकिन अभी उसने एक ही घूंट लिया था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने बोतल को मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बादशाह ने घबराते हुए लहजे में कहा। सेठ अकबर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद ठहरा हुआ सा था, तो बादशाह यकलख्त उछल कर सीधा हो गया।
जी सेठ साहब, मैं बादशाह बोल रहा हूँ। बादशाह के लहजे में पहली बार मोतबानापन शामिल हुआ था। नूरपुर में क्या हुआ है? तुमने मुझे रिपोर्ट नहीं दी, क्यों? दूसरी तरफ से इसी तरह ठहरे हुए लहजे में कहा गया। नूरपुर सप्लाई पॉइंट था जनाब। वहाँ हमारा खास आदमी सजावल काम करता था। काम ठीक चल रहा था कि अचानक इतला मिली कि वहाँ रहने वाले किसी रिटायर्ड साइंसदान डॉक्टर अमजद ने पुलिस को इतला दी है कि खेतों में कुत्ते जमीन खोद कर बच्चों की लाशें नोच रहे हैं, जिस पर पुलिस ने लाशें अपने कब्जे में कर ली। वहाँ कोई SHO लतीफ अली था। उसे न जाने किस तरह सजावल पर शक हुआ तो उसने सजावल के मुलाजिम को पकड़ लिया। मुलाजिम ने उसे सब कुछ बता दिया तो उसने सजावल को पकड़ा और उससे सौदाबाजी करना शुरू कर दी। मुलाजिम को उसने एक अलग मकान में बंद कर दिया। सजावल ने उससे सौदाबाजी की और फिर मुझे अपने मोबाइल फोन के जरिए इतला दी, लेकिन मैंने सारा मामला समेटने का हुक्म दे दिया और टोनी को हुक्म दिया कि वो फौरन अपने आदमियों समेत नूरपुर पहुंच जाए और सजावल, उसके मुलाजिम और पुलिस वालों का खात्मा कर दे और अपना कोई निशान पीछे ना छोड़े और वापसी पर मुझे इस वक्त रिपोर्ट दे जब उसे यकीन हो कि उसका पीछा नहीं किया गया। चनाचा अभी थोड़ी देर पहले टोनी ने आकर मुझे रिपोर्ट दी है। उसने अपने साथियों समेत पुलिस थाने में मौजूद तमाम पुलिस वालों को SHO समेत सजावल और उसके मुलाजिम को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया है और वापस आ गया। उनका कोई ताक़ब नहीं किया गया। इधर मैंने अपने आदमी विक्टर को, जिसके पुलिस के साथ रवाबत है, पहले ही ये हुक्म दे दिया था कि वो नूरपुर में हमारे खास आदमी सुल्तान खान को SHO तैनात करा दे ताकि इस मामले को आइंदा भी मुकम्मल तौर पर बचाया जा सके। और इसके साथ साथ अखबारात में भी ये खबर नहीं आने दी गई। सिर्फ इतनी खबर आई कि नामालूम हमला आवरों ने पुलिस थाना नूरपुर पर हमला करके चंद आदमियों को हलाक कर दिया है और पुलिस के आला हकाम तक भी ये बात पहुंचा दी गई कि वो इस सिलसिले में सिर्फ रस्मी कार्रवाई तक ही महदूद रहे। इसलिए जनाब, ये मामला तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। बादशाह ने मौतबना लहजे में मुसलसल बोलते हुए पूरी तफसील बता दी। इंटेलिजेंस वगैरह तो इस सिलसिले में काम नहीं कर रही? सेठ अकमल ने पूछा। नहीं जनाब, वैसे अगर करेगी भी तो इंटेलिजेंस में भी हमारे खास आदमी मौजूद हैं, बादशाह ने जवाब दिया। इस डॉक्टर अमजद का क्या हुआ जिसकी इतला पर ये सारा काम शुरू हुआ है? सेठ अकमल ने पूछा। वो तो जनाब गैर मुतल्लक आदमी है, वैसे भी सरकारी आदमी है। अगर उसे हलाक किया गया तो हो सकता है कि कहीं आला सतह पर काम न शुरू हो जाए। बादशाह ने जवाब दिया, इसकी मौत को हादसाती अंदाज में सामने ले और नॉनसेंस, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। सेठ अकमल ने कहा। हुक्म की तब्दील होगी जनाब, बादशाह ने कहा तो दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया। तो बादशाह ने हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नगीना होटल, एक बार फिर चीखती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बादशाह बोल रहा हूँ, बादशाह ने इंतहाई करकत लहजे में कहा। जी जी, दूसरी तरफ से पहले की तरह मनाते हुए लहजे में कहा गया। विक्टर बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद विक्टर की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। सेठ साहब ने हुक्म दिया है कि नूर के डॉक्टर अमजद, जिसने पुलिस को इतला दी थी, उसे इस तरह हलाक कर दिया जाए कि इसकी मौत 100% हादसाती मालूम हो और ये काम फौरी होना चाहिए। बादशाह ने कहा। हुक्म की तमील होगी जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। तो बादशाह ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और एक बार फिर शराब की बोतल उठा ली।